हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। अपनी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ रही है। अब थर्ड चैप्टर की बारी है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लगेगा सर्दियाँ कैसे आती हैं, गर्मियाँ कैसे आती हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा। और ये सारा कुछ पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, उसके कारण होता है। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, एक जिसे कहते हैं रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। और दोनों को पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और मेरा ये दावा है कि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहे मोशंस ऑफ द अर्थ, बोलते हैं इसे हिंदी में पृथ्वी की गतियां। ठीक, मोशंस ऑफ द अर्थ, इसका ही मतलब है। ठीक, आगे देखते हैं, यहां से स्टार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पहली कौन सी, जिसे कहते हैं घूर्णन, इसे कहते हैं रोटेशन, और एक होता है परिक्रमण। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, बचपन से इतना स्ट्रांग तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए कंफ्यूजन रहती है। पर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और मुझे भी कंफ्यूजन रहती थी, परंतु अब जितना अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आता है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो आप खुद से भी अध्ययन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रोटेशन, और ये होता है रेवोल्यूशन। अब पृथ्वी को जैसे बना लेते हैं, एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रही पृथ्वी, और ये हमने एक, जब ये इस पे घूमती रहे ऐसे करके, ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी ऐसे घूमे, तो इसे बोलते हैं घूर्णन। ठीक, और ये रही पृथ्वी। अब सन, ये रहा सन, सन और पृथ्वी ये घूम रही है, यहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, जब इसे कहते हैं परिक्रमण। पता लग गया आपको, रेवोल्यूशन। तो ये सब कुछ सन के द्वारा ही, मतलब सन के सामने ही होता है एक तरीके से। एक तरीके से जो साक्षी माना जाता है सन को माना जाता है, सन को, सूर्य को। तो ये रहा सूर्य। अब ये पृथ्वी यहाँ 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 ऐसे, इसे परिक्रमण कहते हैं। और ये रोटेशन ऐसे अपने अक्ष पर घूमती रहेगी, तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक, ये दोनों बातें हैं। अब देखो, वही लिखा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक, रोटेशन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहता है। स्थिर कक्ष मतलब ये जो है, ये कक्ष, इसे कहते हैं स्थिर कक्ष। इस पर घूमती रहेगी, इसे परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, ऐसे घूमती रहेगी पृथ्वी। पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये रहा, जो हमने खींची है। एक काल्पनिक रेखा हमने ऐसे खींची है, हालांकि होती नहीं है, तो हमने खुद से खींची है। आगे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो, इसे कहते हैं कक्षीय सतह। कक्षीय सतह कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, ये कितना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये देखो, ये जो यहां से है और ये कोण, ये 66.5 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद कक्षीय समतल कहते हैं वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये इसे कक्षीय सतह कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसी भाग में ये सूर्य अपनी उष्मा देगा या रोशनी देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ही इतना जो भाग है, यहाँ पे दिन होगा, ये पिछले भाग पे रात होगी। जब ये घूमेंगे अपने कक्ष पे, तो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, तो दिन रात ऐसे चेंज होता रहता है। तो मतलब दिन और रात कैसे चेंज होता है, पृथ्वी का अपने कक्ष पे घूमने पे दिन और रात चेंज होता है। ये मतलब रोटेशन से, घूर्णन से, इसलिए एक समय में दिन और रात होता है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरी भाग में सूर्य से दूर होता है, उसमें रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त। तो जो ग्लोब पे ये रहा, ये रहा, ये प्रदीप्ति वृत्त।
पृथ्वी वृत्त मतलब होता है इंग्लिश में इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोला है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये विभाजित कर रहा है, वृत्त मतलब गोला, जो गोला विभाजित कर रहा है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये प्रदीप्ति वृत्त है, ये विभाजित कर रहा है, ये लाइन, इसे प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। ठीक है, अक्ष ये रहा, ठीक है, ये देखिए, ये रहा अक्ष, ये रहा अक्ष, ठीक, और प्रदीप्ति ये, और मिलता नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलता, एक साथ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। मतलब एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमने में, अपने रोटेशन करने में, घूर्णन करने में 24 घंटे लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब जब एक घूर्णन हुआ, चक्कर पूरा होता है, पृथ्वी दिन कहते हैं, यानी कि दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति मतलब रोज चलती है, रोज ऐसे ही घूमती है पृथ्वी। अगला आगे देखते हैं। आगे, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन करती है। ये किसने बताया था? खगोल शास्त्री हमारे जो थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी ये गोल ना घूमे, घूर्णन ना करे, तो फिर क्या होगा? ये जो ऐसे रहेगी और सूर्य की रोशनी एक जगह पड़ती रहेगी और दूसरी जगह ठंडक रहेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी होगी, यहाँ जीने लायक मौसम नहीं होगा। यहाँ पे अत्यधिक ठंड होगी, यहाँ जीने लायक मौसम नहीं होगा। इसलिए इसका घूर्णन करना जरूरी है। वही लिखा है, सूर्य के एक तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, इससे कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह पृथ्वी की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। ये रहा परिक्रमण, इसे रेवोल्यूशन बताया मैंने। दो गति, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। जब आगे और चैप्टर आएंगे और बड़ी क्लासेस आएंगी, उनमें और ज्यादा एक्सप्लेन होगा, तो आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको उनको समझ में आने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम गिनती की सुविधा के लिए 365 ही मान लेते हैं। ठीक है, एक वर्ष में मतलब एक साल में, यानी 365 दिनों में क्या होती है? चक्कर लगा देती है सूर्य का पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष 324 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। और 6 घंटे जो बचे हैं, तो 6 घंटे कितने? 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 और होंगे, तभी 24 घंटे होंगे। तभी तो 366 दिन कब होते हैं? लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर में कब होते हैं? जब एक दिन बढ़ता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक चौथाई बोला है, तो हमने क्या किया? 24 का एक चौथाई कर लिया, तो ये 6 को 24, तो 6 को 4 बार जोड़ा तो एक दिन बन गया। इसलिए जब लीप ईयर होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपना चक्कर सूर्य का 365 दिन में नहीं, 365 1/4 दिन में लगाती है। याद रखना है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। बट 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। मैंने बताया अभी। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जैसे 29 फरवरी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष, मतलब चौथे वर्ष, एक वर्ष में 6 घंटे हो गया, दूसरे वर्ष में 6 घंटे हो गया, तीसरे वर्ष में 6 घंटे हो गया, चौथे वर्ष में 6 घंटे हो गया। जब ये 4-6 घंटे बनते हैं तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसलिए आता है। ठीक है, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। कोई पूछे तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी 365 दिन में नहीं, 365 1/4 दिन में चक्कर लगाती है। 1/4 कहाँ जाएगा? वो हम उसको नहीं जोड़ते, उसको 6 घंटे मानते हैं और हर साल 6 घंटे जोड़ते रहते हैं। एक वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप ईयर कहते हैं। पता लगाएगी अगला लीप ईयर वो तो पता लगाना है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल पथ या ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये एलिप्टिकल है, ये जो है ना, ये दीर्घवृत्ताकारी कहते हैं इसे। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये तो इस जगह में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है, ये आपको लग रही है पृथ्वी ऐसी गोल है, नहीं, ये पृथ्वी ऐसी है,
अब आपको लग रहा है कि झुकी हुई इस साइड, पहले नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी पृथ्वी वो घूमती कैसे, ऐसे घूमती है, ठीक है, तभी एरो दिया गया है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछे दिन और रात क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ठीक। और ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों? पृथ्वी की सूर्य के साथ, पृथ्वी और चारों, मतलब इसे कहते हैं परिक्रमा का कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। इसलिए, और परिक्रमण कब होता है? जब सूर्य के वो चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक। अब आगे इसको थोड़ा देख लेते हैं, इस डायग्राम को, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बढ़िया डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में पक्का आएगा, अच्छे से आएगा। देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये डायग्राम ये रहा ऐसे, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध क्या, ये रहा, ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर, ठीक। उत्तर अयांत, इसे कहते हैं उत्तर अयांत। उत्तर अयांत को पहले मैं हिंदी इंग्लिश बता देता हूँ ताकि थोड़ा, उत्तर अयांत इसे कहते हैं समर सॉल्स्टाइस, सॉल्स्टिस जो भी लिखते इंग्लिश वाले बोलते हैं वो, इसे बोलते हैं 21 जून। 21 जून दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब कैसे देखो, ये रहा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, पूरा प्रॉपर देखा जाए तो। अब सूर्य ये रहा, इसकी ये किरण पड़ रही है, ये यहीं तक जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, मतलब यहाँ हल्की हल्की किरणें जा रही हैं, परंतु तो सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, इस क्षेत्र पे जा रही हैं, इस क्षेत्र में, और डायरेक्ट जो जा रही है, ठीक है। यहाँ तो पहुंच नहीं रही दक्षिण गोलार्ध तक, तो यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु रहेगी। कब? 21 जून को, 21 जून को, 21 जून, उसके बाद सितंबर में आ गए, जून के बाद सितंबर आ गए। पहले मार्च देख लेते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं मार्च से। चलो, बसंत ऋतु हमारी मार्च से बोली जाती है, बसंत ऋतु से कहते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें पूरे में लगभग 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 आपकी लाइट पहुंच रही है इसमें, ठीक है। तो ये बसंत ऋतु से बोलते हैं, ना ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, और ये जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पे अच्छे से पहुंचती है लाइट। अब ऐसे देखिए यहाँ पे लाइट, यहाँ पे पहुंचती है पूरी लाइट, और यहाँ पे क्या होती है इस टाइम पे 23 दिसंबर को क्या होता है, बसंत ऋतु, इस शरद ऋतु चालू हो जाती है। एक डायग्राम और है अच्छा, उसको मैं दिखाता हूँ आपको, तब शायद और समझ में आए। हाँ ये देखो लाइट, ये देखो यहाँ ये रहा जून। अब यहाँ पे सिर्फ जो सूर्य की रोशनी है वो इस एरिया में पहुंच रही है, ठीक है। बाकी जगह पे क्या है, रोशनी कम पहुंच रही है इस दिन। और फिर 20-21, 20 से 22 इस जगह पे, ये देखो सूर्य की रोशनी इन जगह पे पहुंच रही है। यहाँ पे क्या है, रात, यहाँ पे दिन है। और उसके बाद यहाँ पहुंच रही है, वो देखो इस जगह पे पहुंच, सूर्य की रोशनी कहाँ, इस जगह पहुंच रही है। तो ये ऐसे जाएगी रोशनी, यहाँ चलेगी, और ये ऐसे चलेगी। तो इस क्षेत्र में तो रोशनी पहुंच ही नहीं रही, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंच रही। उसके बाद ये रोशनी देखिए ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जा रही है, तो ये इस जगह पे रोशनी पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि ये पीछे वाला भाग है, यहाँ से रोशनी ऐसे निकल जाएगी, जाएगी तो, ठीक। तो क्या होगा, इस वाली जगह पे ये और ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शरद ऋतु चालू हो जाएगी, एक तरीके से देखा जाएगा। ये शरद ऋतु का डायग्राम है, ठीक है। ये इसमें समझाना था, बाकी इसको आप देखिए। शरद ऋतु 23 सितंबर, ये दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है,
ऐसे करके झुकी हुई है। ये जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ये नॉर्थ पोल जो है ना वो सूर्य की तरफ, और ये मान लो सूर्य है तो सूर्य से ये पास में है, और ये दक्षिण पोल ये देखो ये दूर है। ठीक है, तो क्या सूर्य की जो नॉर्थ पोल मतलब यहाँ तक आपकी जो उष्मा है, गर्मी है, वो पहुंच सकती है, पर यहाँ तक पहुंचने में बहुत दिक्कत है, नहीं पहुंचेगी। इसलिए यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु रहती है। ठीक, उसके बाद दक्षिण गोलार्ध में देख लीजिए, यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी इस टाइम पे, कब, 22 दिसंबर को। ये देखिए ये सीधे यहाँ पे पहुंच रही है, और ये हमारी क्या नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है, तो नॉर्थ की तरफ तो ऐसी झुकी रहेगी, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, बस यहीं तक पहुंचेगी। ठीक, और ये यहाँ तक पहुंचेगी, तो इस वाले एरिया में हमारी गर्मी रहेगी, ज़्यादा धूप पड़ेगी, और यहाँ पे छाया रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, दक्षिण दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण आयांत कहते हैं इसे। तो 22 दिसंबर, आगे पूरा लिखा हुआ है उसमें देखेंगे, ये मैंने पढ़ा दिया है, आगे देखते हैं। अभी देखिए आपका एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा। चित्र 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। मैं दिखाया उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है, ये रहा उत्तरी गोलार्ध, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, देखिए। ठीक है, ये बोला गया है इसमें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं, यानी समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस, ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर की बात है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण दक्षिणी ध्रुव, देखिए यहाँ पे दक्षिण ध्रुव ये रहा। अब ये क्या है, ये दो ये पॉइंट है, ये लाइन जा रही है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये पास है, और ये देखो यहाँ से दूर है। खुद ही आप लाइन का डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक, वही बोला गया यहाँ पे। 22 दिसंबर दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पे 22 दिसंबर मकर रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है वहां पे। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है, इससे ठीक उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयांत कहा जाता है, जिसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। ठीक, 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं इक्विनॉक्स। इंग्लिश में विषुव को इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर 23 सितंबर ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ शरद ऋतु है, दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु है। और यहाँ पे 21 मार्च को यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, और शरद ऋतु कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध में। ये अंतर होते हैं सूर्य से। ठीक है, तभी ऋतुओं का अंतर होता है इस टाइम पे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषुवत सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। उस विषुवत, तो अभी डायग्राम में फिर समझा दूंगा दोबारा। 21 मार्च को स्थित वो डायग्राम लगा देता हूँ एक बार पृथ्वी का, तभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आएगा आराम से। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए ये मैं बता के थोड़ा दिखा देता हूँ डायग्राम जो बनता है। जैसे ये डायग्राम,
जीरा डायग्राम, ठीक। ऐसे हमारा है एक्सिस, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये जो लाइन है उत्तरी गोलार्ध है, ये जो लाइन है दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। अब देखिए हमारा उत्तरी गोलार्ध और सूर्य हमारा यहाँ है, तो ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है और ये सूर्य से दूर है, बस यही बोला गया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब कर्क रेखा कौन सी है? ये कर्क रेखा, देखिए ये ऐसा झुका हुआ है, ये रहा सूर्य, तो सूर्य की जो किरणें हैं ये बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, देखिए ऐसे करके, ठीक, वही बोला गया, सीधी पड़ते हैं। इसके परिणाम इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ये ध्रुव, ध्रुव के पास कम कम पहुंचेगी, ये पहुंची यहाँ तक पर कम कम पहुंचेगी, और यहाँ तक तो पहुंचेगी नहीं, यहाँ से निकल जाएगी। दक्षिण ध्रुव ये रहा, ठीक है, यहाँ तक ऊष्मा पहुंचेगी नहीं। उसके बाद उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, झुका हुआ है, ठीक है, झुका हुआ है, मैंने बोला वही झुका हुआ होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य झुका होता है, रेखा उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये देखो, ये उत्तरी ध्रुव है, इसके बाद वाले जो भाग हैं यहाँ 6 महीने तक क्या रहता है? दिन रहता है, जो यहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, ये रहा विषुवत वृत्त, ये रहा विषुवत, उसके उत्तरी भाग में, ये रहा उत्तरी भाग, ठीक। उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये तो पैराग्राफ समझ में आ गया। अब इसी पूरे पैराग्राफ से आपके पास एक क्वेश्चन आया था इस बार का, इस बार क्वेश्चन आपको इसी से मिला था, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन था। और क्वेश्चन इस बार किसने दिया था? ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत बड़ी संस्था जिसे कहते हैं यूपीएससी। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था नहीं था, एनसीईआरटी इसको सॉल्व करवा पाती कि नहीं करवा पाती, यही बात थी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 21 जून और ये 21 जून, ठीक, निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? आपको बताया कि क्या पे कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है मतलब दिन तो रहेगा ही रहेगा। ये 21 जून की बात है, ये सीधी पड़ गई, इसके बाद उसके बाद इसके परिणामों में इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र जो है ऊपर, ये ध्रुव, ये वाला और ये वाला, यहाँ ऊष्मा कम प्राप्त होती है पर होती है। उत्तरी ध्रुव में कम होती है पर होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार। उत्तरी ध्रुव वाले भाग वाले मतलब ये वाले भाग वाले, ये जो है यहाँ पे क्या उत्तरी ध्रुव चालू रहता है, यहाँ से ये जो पूरा ये विषुवत लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के इसमें क्या दिन रहता है 6 महीने लगातार। वो इसका क्या बोला गया? नीचे दिए कूट पर प्रयोग कीजिए। ये पूछा 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है 21 जून को किस अक्षांश पर? तो कर्क रेखा पर सीधी लाइन पड़ती है, यहाँ रहेगा, ठीक। उसके बाद मकर रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे सीधी 6 महीने तक नहीं रहेगा, उसमें पहुंचेगी पर 6 महीने तक नहीं रहेगा, क्योंकि मकर रेखा अलग है, ठीक है। अब ये बताया गया इसमें देखो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर 22 दिसंबर, ये 21 जून पूछा है, तो मकर रेखा तो खत्म होगी यहाँ से। अब भूमध्य रेखा अभी देखते हैं इसको बाद में। उसके बाद उत्तरी ध्रुव आर्कटिक व्रत, ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, वो इसमें बोला गया विषुवत वृत्त से, ये इसमें बोला गया। ये देखिए दोबारा देखिए, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद, ये रहा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद, ठीक है, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, वही 12 घंटे, यानी 6 महीने मतलब आधा काट लिया, 24 घंटे को आधा काट लिया तो 12 बचे, और 6 महीने मतलब 12 महीने को आधा काट लिया 6 बचे, तो उसमें क्या आएगा 2 और 4। मगर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 22 दिसंबर को सीधी रेखा पड़ती है, ठीक है, सूर्य किरण सीधी पड़ती है, लंबत पड़ती है, ऐसे दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में, दक्षिण गोलार्ध के। और भूमध्य रेखा ये रही इक्वेटर, ये रही 6 मतलब सॉरी 12 घंटे तक दिन नहीं रहता, सॉरी 6 महीने तक यहाँ पर लगातार दिन रहता है, यानी 12 घंटे से अधिक समय सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। कहाँ पे? ये तो उसमें दिया ही नहीं था, कोई ऐसा कूट बन नहीं रहता, इसमें कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है, 1 और 2 का कोई कूट नहीं था, खाली अकेले थे, तो इसलिए 2 और 4 का ऑप्शन था, ये पूरा सही ऑप्शन था। आपको इस पैराग्राफ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, समझ आया? ये है एनसीईआरटी की महिमा। फिर 21 मार्च 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अब सीधी कहां पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 दिसंबर, ये रहा विषुवत, इसे कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे
21 मार्च और 23 दिसंबर, क्योंकि इस वक्त सूर्य झुका नहीं होता, बिल्कुल सीधा ऐसे होता है, घूम रहा होता है तो विषुवत पे सीधी रेखा पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, ना तो नॉर्थ पोल ना तो साउथ पोल, सूर्य की तरफ झुकाव नहीं होता। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ये सितंबर है, सॉरी दिसंबर नहीं है, सितंबर है। यहाँ मार्च है, ये मैंने गलती से लिख दिया, सितंबर है, दिसंबर नहीं है, सितंबर है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध ये रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ ठंड होती है, हम यहाँ पे होते हैं लगभग हमारा जो एरिया वो यही है, ठंड होती है यहाँ पे। जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, यहाँ पे इस एरिया में वसंत ऋतु चालू होती है, ये गोलार्ध में यहाँ पे इधर कहीं, ठीक। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को अलग है, 21 मार्च को अलग है, 23 सितंबर को अलग है, ठीक। और 21 जून का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक, 21 जून का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, 21 मार्च का अलग है, 23 सितंबर का अलग है, 21 हाँ, 2-3 लाइटें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 21 जून, 22 दिसंबर, ठीक। यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है सूर्य की रेखा, यहाँ पे मकर रेखा पे पड़ती है सूर्य की, सॉरी। और कब नहीं पड़ती सीधी? 21 मार्च और 23। बहुत घसड़ पिट हो गया, दोबारा समझाया तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। कुछ लाइनें याद आपको रखनी है। 21 जून, उसका 22 दिसंबर, उसके बाद 21 मार्च, उसके बाद 23 सितंबर। यहाँ पे क्या क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे जो सूर्य की रेखा होती है सीधी, वो कर्क रेखा पे होती है। यहाँ पे मकर रेखा पे होती है सूर्य सीधा। यहाँ पे ध्रुवों की ओर पृथ्वी नहीं झुकी होती इन 2 दिनों में, इसलिए दोनों जगह पे बराबर दिन बराबर रात, आधा दिन आधी रात होती है। ये लिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे कहाँ होती हैं? इस वक्त कहाँ सीधी पड़ती हैं? विषुवत पे, विषुवत पे सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेटर, सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य को झुका नहीं होता, इसलिए यहाँ पे दिन और रात होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ये बताया था। इस प्रकार स्पष्ट पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये लिखा होगा ना, स्पष्ट पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? दिन रात, और परिक्रमण से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन देख लेते थोड़े से। अब इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद क्वेश्चन आपसे लग जाने चाहिए सीधा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव मैं बता देता हूँ। इस पे देखो, ये डायग्राम भी है, यहाँ पे सीधा डायग्राम में सब कुछ दिया आपको। देखिए, ये रहा पृथ्वी का अक्ष, ठीक। अब ये हमारी पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, ये लंब है। इसका कितना पूछा गया? 66.5, इसे कहते हैं 66.5 डिग्री। इसका आंसर 66.5 डिग्री होगा। अगर ये पूछा जाए कि जो हमारी लाइन है, जो पृथ्वी जैसे इस पे अक्ष पे है, और जो हमने काल्पनिक रेखा बनाई है, ये इसमें इतना अंतर है, तो 23.5 है। अगर अपना पृथ्वी ऑर्बिटल प्लेन पूछा जाए, ऑर्बिटल प्लेन, इस ऑर्बिटल कक्षीय समतल को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ये 66.5 है। और 23.5 कहाँ है? अगर ये पूछा जाए कि कितनी झुकी हुई है ये हमारी इससे लाइन से, जो हमने अपनी इमेजिनरी लाइन खींची है उसके लिए, अपनी सुविधा के लिए, तो 22.5, क्योंकि यहाँ का अंतर 23.5 है, ठीक है। ये 66.5, ये 23, तो इसका आंसर क्या हो जाए पहले का? 66.5। उसके बाद घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। बताया आपको घूर्णन, रोटेशन और रेवोल्यूशन। लीप ईयर कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बता दिया मैंने। उत्तर और दक्षिण अयनांतों के अंतर बताइए, बता दिया आपको कि यहाँ पे कब क्या होता है, कैसे क्या होता है। विषुवत क्या होता है, ये बता दिया कि दोनों तरफ विषुवत पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सिर्फ दोनों जगह पे दिन और रात समान होते हैं, इसलिए
समान समय के होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर तथा दक्षिण का अंत अलग अलग समय में होता है। क्यों होता है ये बताया आपको, सारा समझाया पूरा आपको। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्यों होती है बताया आपको, ठीक है। ध्रुवों पर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है क्या? सूर्य परिक्रमण कहता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है? बताओ 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 बताओ। 21 मार्च। विषुववृत्त बोला है, विषुववृत्त पे बोला है, ठीक है, विषुववृत्त पे बोला है। ये रहा विषुववृत्त। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। एनसीईआरटी में लिखा है। यस। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। एक लिपि में दिनों की संख्या 366। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को वही कहते हैं दिन, जो दैनिक गति होती है, दैनिक गति कहते हैं। ठीक, बाकी आंसर मैंने जितना पढ़ा है ये देखो, पता होगा आपको जरूर दैनिक गति क्या होती है। इसे ये दैनिक गति पता है ना, तो ये सारी चीज पढ़ा रखी है, आपको पता लग जाएंगी इसी से। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और अपना बेस को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और बार बार रिपीट करके देखें, और हो सके तो 2x 1.5x पे 1.7x पे देख लें, ताकि टाइम भी कम लगे और समझ में भी आए। 2-3 बार देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी फिर ज्योग्राफी में। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।